नमस्कार, यूसीएन विशेष में आप सभी का मैं संपदा तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अगर हम बात करें महिलाओं की तो सबसे पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है उनकी खूबसूरती, उनका रहन सहन। लेकिन आजकल उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये ज्ञात होता है कि हमें सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो है उनके इंटीमेट हेल्थ अवेयरनेस की, और साथ ही साथ एक बहुत ही अहम प्रॉब्लम जो न कि सिर्फ महिलाओं में बल्कि आजकल तो हर एज ग्रुप में पाई जाती है, पर ज़्यादा अगर हम ध्यान दें तो महिलाओं में पाई जाती है, वो प्रॉब्लम है ओबेसिटी। इन दोनों चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हमारे घर की हर महिलाओं को इन दो प्रॉब्लम से कैसे दूर रखे, और अगर वो ये कोई इशू फेस भी करती हैं उनकी इंटीमेट हेल्थ या ओबेसिटी को लेकर, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे सिटी में। और इसी पर डिस्कशन करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है जनरल एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर नीरज गेचोड़े जी। बिल्कुल आप सभी इन्हें जानते हैं, ये है डायरेक्टर इरावियो क्लिनिक्स। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। और शुरुआत में ही मैंने कहा है जैसे कि महिलाओं की बात अगर करती है तो सबसे ज़्यादा खूबसूरती और उनका पूरा अपीयरेंस और इन सारी चीज़ों पर बातें होती हैं, लेकिन फेमिनाइन इंटीमेट हेल्थ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अवेयरनेस की सख्त ज़रूरत समाज में नज़र आने लगी है। सही बात। तो एज कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी आजकल हम बहुत सुनते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। जी सही बोला है मैम आपने कि फीमेल या स्त्रियों के इंटीमेट हेल्थ के बारे में, ना कि स्त्रियाँ, इवन मेन अल्सो, इसके बारे में बात करना आज भी सोसाइटी में इसका बहुत बड़ा टैबू है जी। इसको हमें क्लियर करना होगा जल्द से जल्द, क्योंकि अगर फेमिनाइन इंटीमेट हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो आज जब न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे करीबन 20% औरतें इस दुनिया में ऐसी है जो जननांगों से कैंसर से पीड़ित है, जो टिपिकली HPV नामक वायरस यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है उसके वजह से जननांगों से निगड़ित कैंसर पाए जाते हैं। और वो ये सब इसलिए है क्योंकि अभी भी लोगों में इंटीमेट हेल्थ को लेके उतना अवेयरनेस नहीं है। मतलब अंदरूनी जो हमारी हेल्थ इश्यूज हैं उसको निगलेक्ट किया जाता है। शॉर्ट में हम कहें, हम बाहरी चीज़ों को ज़्यादा मतलब ध्यान दे रहे हैं या उनकी तरफ ज़्यादा फोकस है हमारा। करेक्ट। तो आपका कहना ये है कि जितना हम फोकस बाहरी खूबसूरती को दे रहे हैं उतना अंदरूनी खूबसूरती या अंदरूनी जो हेल्थ है मेन, हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए। तो सर, अभी आपने जैसे बात की कि कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक लोगों को ठीक से पता भी नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि इंटीमेट हेल्थ को लेकर कितना अवेयरनेस आज हमारी सोसाइटी में और स्पेशली फेमिनाइन इंटीमेट हेल्थ को लेकर? बहुत कम अवेयरनेस है, और हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें हम इस कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी या फेमिनाइन इंटीमेट हेल्थ ट्रीटमेंट्स को लेके लोगों में इतना अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये एक टॉपिक बन जाए कि अपनी सास अपनी बहू को, अपनी बेटी अपनी माँ, एक माँ अपनी बेटी को ये बहुत आसानी से समझा पाए कि इंटीमेट हेल्थ को कैसे ध्यान में रखना चाहिए। सो इसी रिलेटेड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी ये ट्रीटमेंट हेल्थ केयर इंडस्ट्री में लाई गई है और आज वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग है। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी बोलने के बाद बहुत बार लोगों को एक तो ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि लोगों को पता है कॉस्मेटोलॉजी या फिर गायनेकोलॉजी। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी कंबाइनली लोगों को पता नहीं है, या फिर लोगों का सोचना ये रहता है कि कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी शायद किसी इंटीमेट पार्ट को सिर्फ खूबसूरत बनाने का एक माध्यम है या एक जरिया है, बट ऐसा नहीं है। हमारे अगर आप कभी पूछते हैं अपनी माँ की उम्र के लोगों को या दादी की उम्र के लोगों को, तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम उनमें पाई जाती है जो है यूरिनरी लीकेज। जब भी कोई फीमेल नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू जाती है या फिर किसी भी, चाहे वो सीजर हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, इस दौरान उनका पेल्विक फ्लोर मसल जो होती है, जो मांसपेशियाँ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा शिथिल हो जाती है, यानी लैक्स हो जाती है, लूज हो जाती है, जिसके वजह से उनका जो पेशाब का रास्ता है उसकी मांसपेशियों में भी उतनी ताकत नहीं रहती है।
तो ऐसी फीमेल जब भी कभी खांसती है ज़ोरों से या छींकती है या कभी उनको ज़ोरों से वोमिटिंग हो जाती है तो यूरिन की कुछ मात्रा लीक हो जाती है। जी। और ये बार बार यूरिनरी लीकेज होने के वजह से पहला सबसे बड़ा इशू फीमेल फेस करती है, दैट इज़ रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। पेशाब के रास्ते में बार बार संक्रमण, जंतु संक्रमण होना। दूसरा इशू वो फेस करती है कि योनि मार्ग से सफ़ेद पानी जाना। हाँ। और इसके लिए होता क्या है, इसके लिए बहुत बार एक तो ये बात कभी वो डिस्कस नहीं करते हैं, ना ही अपने दोस्तों के साथ, ना ही अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, इवन ना ही अपने डॉक्टर्स के साथ। लेकिन जो कोई भी औरतें डॉक्टर्स के पास जाती है इन सब समस्याओं को लेके, तो उसको कंजर्वेटिव ट्रीट किया जाता है। कंजर्वेटिव यानी विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड ऑल। जब तक कि आप वो मेडिसिन खा रहे हैं कुछ दिनों तक आपको काफ़ी राहत रहती है, बट वंस अगेन वो मेडिसिन का असर चला जाता है तो फीमेल स्टार्टेड फेसिंग सेम इश्यूज वंस अगेन। हाँ, मतलब जब तक कि असर हो रहा है दवाई का तब तक, लेकिन आप वो दवाई भी कितने दिन खाएंगे, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी होता होगा। और दवाई मेरे ख्याल से तो जैसा आप बता रहे हैं कि वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी जो है वो इन सारी प्रॉब्लम्स को परमानेंटली ट्रीट करने का एक जरिया है, हम कह सकते हैं। करेक्ट। और सर अभी आपने दादी और मम्मी इस एज ग्रुप की बात की है, तो मुझे एक और चीज़ ध्यान में आती है कि जनरली जो हेल्थ इश्यूज मेजरली जो होते हैं वो हेल्थ इश्यूज किसी भी फीमेल में स्टार्ट होते हैं या जान पड़ते हैं, वो है आफ्टर मेनोपॉज। यस। तो क्या कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी मेनोपॉज के बाद भी ट्रीटमेंट्स और इन सारी चीज़ों में हेल्पफुल है? मतलब डेफिनेटली है, क्योंकि मेनोपॉज जब होता है यानी माहवारी जब बंद होती है तब हमारे शरीर में जो हॉर्मोन्स है उनका शिफ्ट होता है, यानी उनकी लेवल्स चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो जिसके वजह से फीमेल्स में स्पेसिफिकली मांसपेशियाँ एट्रोफिक हो जाती है, यानी उनकी डेंसिटी जो है या उनकी ताकत जो है वो कम हो जाती है। फिर योनि मार्ग की सबसे अंदर की परत जो रहती है दैट इज़ कॉल्ड म्यूकोजा, वो भी काफ़ी थिंड आउट हो जाता है। तो जिसके वजह से योनि मार्ग बहुत अनहेल्दी बिहेव करता है और उनको मेनोपॉज के बाद काफ़ी सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक ऐसा ज़रिया है जिसमें आपको बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी मेडिसिन को खाए, बिना एनेस्थीसिया लिए, बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज इस कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी ब्रांच में सुपर स्पेशलाइजेशन में आई है, जिसके हेल्प से आप डे केयर या यू कैन से ऑफिस केयर, ऑफिस टाइम पे, लंच टाइम पे आप चले जाइए डॉक्टर के पास, आपका प्रोसीजर कीजिए, वापस आके अपने काम पे लग जाइए। इतना इजी कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की टेक्नोलॉजीज ने मार्केट में वो अवेयरनेस क्रिएट किया है, जिसके वजह से मेनोपॉज के बाद भी जो सिम्टम्स होते हैं फीमेल में जननांगों से रिलेटेड, उनको ये ठीक करता है। एट द सेम टाइम यंग फीमेल्स में भी ये काफ़ी असरदार साबित हुआ है। ओके, मतलब आपने अभी जैसे बताया उससे ये जान पड़ता है कि जैसे आपके बजट में, आपके स्केड्यूल में भी फिक्स, क्योंकि आजकल का जो हेक्टिक लाइफस्टाइल है उसमें आप अगर सर्जरी की बात करें या कोई और ट्रीटमेंट की बात करें तो कम से कम आपको 2-3 दिन रखने हैं अलग से ट्रीटमेंट के लिए। बट कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के ट्रीटमेंट्स में आपको इतना टाइम भी नहीं देना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ट्रीटमेंट जान पड़ता है, क्योंकि आपके स्केड्यूल में आ रहा है और आपको ज़्यादा किसी से डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे डॉक्टर के पास जाके इसको डिस्कस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो सर अब ये जो कॉस्मेटिक वर्ड है, ये हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो गायनेकोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वर्ड अदर बॉडी पार्ट्स के लिए भी हम फ्लेक्सिबल या फिजिबल समझ सकते हैं इसे? बिल्कुल समझ सकते हैं। देखिए, कॉस्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट दुनिया में हो रही है, बॉडी के हर पार्ट्स को लेके हो रही है, लेकिन जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द गायनेकोलॉजी, अबाउट फेमिनाइन इंटीमेट हेल्थ, तो इसमें एक बहुत बड़ा वर्ड है जो ट्रेंडिंग है। अब अगर टियर 1 सिटीज़ में जाते हैं लाइक मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, ऐसे बड़ी सिटीज़ में जब जाते हैं तो एक बहुत कॉमन वर्ड ट्रेंडिंग है, दैट इज़ कॉल्ड मॉमी मेकओवर। ओके, मॉमी मेकओवर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है और उनका इलेक्टिव प्रेगनेंसी या सीजर का प्लान है,
तो एट द सेम टाइम वो लेडी ये एक्सपेक्ट करती है कि पोस्ट प्रेगनेंसी जो उनके बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे बेली में फैट डिपॉजिट हो जाता है, बेली बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं काफ़ी सारे, तो ये सब ना हो इसके लिए वो फीमेल या वो लेडी उसी टाइम अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ये डिस्कस करती है कि जब ये सीजर प्लान किया जाए उसी वक्त मेरा मॉमी मेकओवर भी किया जाए। सर बहुत ट्रेंडिंग तो आपने कहा है, Yes. पर ये बहुत ही क्यूरियस भी हूँ मैं जानने Yes. के लिए, और अट्रैक्टिव भी लग रहा है। Correct. क्योंकि फीमेल्स में ये बहुत मेजरली, और आजकल की स्पेशली आजकल की जनरेशन जो है उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस है इन Correct. चीज़ों को लेकर Yes. कि जो आफ्टर प्रेगनेंसी है, जैसे अभी आपने मेंशन किया है स्ट्रेच मार्क्स है या लूज बेली होता है, ये तो इनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम जैसे पहले थे Yes. वैसे ही रहे। True. तो थोड़ा अगर आप हमें बता सके कि ये मॉमी मेकओवर एग्जैक्टली होता क्या है, किस टाइप का ट्रीटमेंट है ये? मॉमी मेकओवर में है ना बहुत सारे ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्व है। ये एक वेग टर्म है जिसमें काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि अगर प्रेगनेंसी के बाद कोई फीमेल, जैसे सीजर के बाद एक कॉमन एक स्कार रहता है, एबनॉर्मल स्कार पेट पे स्टिचेस का, और बेली काफ़ी लूज हो गई रहती है, तो उसमें एक टमी टक करके प्रोसीजर होती है। दैट इज़ हमारे मेडिकल भाषा में उसको बोला जाता है एब्डोमिनोप्लास्टी। तो टमी टक में हम जो है जो एक्सेसिव स्किन जो है उसको रिमूव कर देते हैं। सो आपका बेली जो है ये काफ़ी फ्लैट रहता है। इवन अगर वहाँ पे कोई फैट डिपॉजिटेड है तो हम लिपोसक्शन की हेल्प से वो सारा फैट विड्रॉ कर लेते हैं, और जो स्कार है उसको कॉस्मेटिकली सूचर करते हैं, स्टिचेस लेते हैं कि वो स्कार कुछ दिन बाद बहुत कम दिखाई दे। नहीं दिखाई देगा ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत कम दिखाई दे कि वो कॉस्मेटिकली प्लीजिंग लगे। तो ये एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक, लिपोसक्शन, स्कार रिविजन्स, ये प्रोसीजर्स जो है मॉमी मेकओवर में इन्वॉल्व है, जिसके वजह से प्रेगनेंसी के बाद भी आप आपका पहले वाला प्री प्रेगनेंसी शेप जो है वो टिपिकली मेंटेन करके रख सकते हैं। सर अगर ये ट्रीटमेंट हम करना चाहें तो जनरली कितना टेंटेटिव टाइमिंग इसमें लगता है, और ये कब किया जा सकता है? मतलब प्रेगनेंसी के कितने दिन बाद, या ऐसा कुछ उसका टाइम है? जब आइडियली तो प्रेगनेंसी के 45 डेज के बाद इसको किया जाना चाहिए, बट अभी ऐसा हो रहा है कि एट द टाइम ऑफ सीजर ओनली, कि जब सीजर है, बच्चा बाहर आ रहा है, गायनेकोलॉजिस्ट उनके यूटेरस को रिपेयर कर रहे हैं, बाकी सारा काम हम कॉस्मेटिक सर्जन या प्लास्टिक सर्जन्स की तरफ आ जाता है, जहाँ पे हम उनकी मसल्स, पेट की सारी जो मसल्स है उनको प्रॉपरली रिपेयर करते हैं कि उनको बेली का जो है कॉन्टूर जो है वो ढंग से मिले, और जो एक्सेसिव स्किन है उसको रिमूव करते हैं कि उनका बेली एक्सटर्नली भी काफ़ी फ्लैट दिखे। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही हम वही एनेस्थीसिया सेटिंग में उनका मॉमी मेकओवर भी कर लेते हैं। ओके, मतलब आपको उसको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। है। जब आपका सीजर हो रहा है या डिलीवरी हो रही है वहीं के वहीं ये Yes. ट्रीटमेंट भी होता है। Yes. और सेम एनेस्थेशिया, मतलब उसका भी साइड इफेक्ट ऐसा कुछ होने के चांसेस ही नहीं है कि आपको कोई भी सर्जरी अगर आप कंसीडर करें तो साइड इफेक्ट्स तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है, वो लिखे गए हैं, वो देखे गए हैं। लेकिन अगर आप किसी स्पेशलिस्ट से ये प्रोसीजर करते हैं तो उनके पास टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है जो साइमल्टेनियसली उस पेशेंट पे काम करती है। तो हम पूरा, हमारी कोशिश पूरी ये रहती है कि हम जितने ज़्यादा हो सके उतना कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करें और पेशेंट को हर तरीके से सेफ रखें। सर आज मतलब मैं कहूँगी कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर अक्सर महिलाएं बहुत ज़्यादा सोचती है। अभी आपने जो बताया है मॉमी मेकओवर, वो भी, और इसके पहले भी हमने बात की। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये प्रोग्राम देखने के बाद बहुत सारी महिलाएं ये जानना चाहेंगी कि ये सारी ट्रीटमेंट्स अगर उन्हें करानी है तो सीए रोड तो जानते ही हैं वो कि इरावियो क्लिनिक्स हैं वहाँ पर, लेकिन उसके अलावा कोई और अपने पास में अगर एरिया ऐसा कुछ है तो कोई और ब्रांच हम प्रेफर कर सकते हैं सीए रोड के अलावा? हमने हमारा इरावियो को जो रिस्पांस है लोगों का नागपुर शहर से, पहले तो उसके लिए मैं सारे नागपुर वासियों को काफ़ी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है हमें पिछले कुछ सालों में। तो वही कंसीडर करते हुए, पेशेंट के रिव्यूज़ हम कंसीडर करते हुए हमने एक ब्रांच हमारा अलग एरिया में शुरू किया है जिसको आप एक तरीके से नया नागपुर कह सकते हैं, दैट इज़ मनीष नगर। अरे वाह।
सो मनीष नगर में हमने हमारा सेकंड ब्रांच शुरू किया है। तो पेशेंट को CA रोड या टेलीफोन एक्सचेंज चौक जो हमारा पहला ब्रांच है, इतना दूर ट्रैवल करने का जो डिस्कम्फर्ट है वो एक कम हो जाएगा। मनीष नगर इज़ इजीली एक्सेसिबल। तो मनीष नगर यूको बैंक रोड पे हमारा सेकंड ब्रांच है, जहाँ पे वो हमको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड दो वहाँ पे भी ये सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल है। सर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि आजकल ट्रैफिक और सारी चीज़ें देखते हुए जो लोग मनीष नगर के साइड वाले हैं उनके लिए कन्वीनियंट हो गया, और जो लोग CA रोड पर हैं उनके लिए तो अवेलेबल है ही रावियो क्लिनिक्स हमेशा ही। सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, लेकिन जाते जाते अगर एक मैसेज आप हमारे फीमेल, स्पेशली फीमेल व्यूवर्स के लिए देना चाहें तो आप क्या मैसेज देना? मैं ये मानता हूँ कि फीमेल औरतों को खुद ऊपर वाले ने काफ़ी खूबसूरत बनाया है। आप आपकी खूबसूरती को इसके उसके साथ कंपेयर करना एक तो पहले बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही काफ़ी खूबसूरत है। हम आपका बेटर वर्जन आपको डिज़ाइन करके दे सकते हैं। रही बात कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की, इस फेमिनाइन इंटीमेट हेल्थ को लेके, तो ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट है इन केस ऑफ फेमिनाइन इंटीमेट हेल्थ। और आप जितना अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं खूबसूरती के बारे में, उतना ही खूबसूरत ख्याल आप आपके इंटीमेट एरिया को भी लेकर रखें, तो आपका इंटीमेट लाइफ जो है आगे जाके वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और यही एजुकेशन आप आपके यंगस्टर्स को भी दें तो वो भी काफ़ी एजुकेट हो जाएंगे इस इंटीमेट हेल्थ को लेके। सर बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही है मैसेज के थ्रू कि सिर्फ बाहरी खूबसूरती को इम्पोर्टेंस ना दे, साथ ही साथ जितना इम्पोर्टेंस आप बाहरी खूबसूरती को दे रहे हैं उतना ही इम्पोर्टेंस अपनी इंटीमेट हेल्थ को भी दे, क्योंकि आखिरकार जान है तो जहान है। सर थैंक यू सो मच, और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी का हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं वो ज़रूर ध्यान रखेंगी और इसके बारे में सोचेंगी, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगी। थैंक यू सो मच।